नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द साइंस मिरर और नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10 साइंस का। इसकी जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आपने वो वीडियो देखना। तो आज हम बात करेंगे एंड एक्सरसाइज की, चैप्टर 2 की। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक विलेन है हमारे पास जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो इसका पीएच मान कितना होगा? ये हमने डिस्कस किया था कि लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर है। ये जो है अम्ल को जब आप इसके ऊपर ऐड करते हैं या अम्ल के साथ जब लिटमस का टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे तो नीला लिटमस जो है लाल होता है, परंतु यहाँ जो कंडीशन है लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस को नीला बेस करेगा, जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो बेस जो होते हैं उसका जो पीएच मान होता है 7 से ऊपर का रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है 10, क्योंकि एक ऑप्शन 1, 2 और 3 में पीएच मान जो है वो 7 से कम है, तो जो कि एसिडिक है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, रेड लिटमस को ब्लू जो करेगा वो करेगा बेस। तो बेस का जो पीएच मान वो है 7 से ऊपर, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग। क्रश्ड एग जो होते हैं, एग जो होते हैं उसका बाहर वाला छिलका आपने देखा होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक सॉल्यूशन है, उसका रिएक्शन CaCO3 के साथ होता है टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो जब आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो ये क्या करेगा, लाइम वाटर जो है चूने का पानी है उसे दूधिया कर देता है। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो आप देखेंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये एक एसिड है। जो हमने देखा है कि एसिड की जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो वो साल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है तथा वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो एसिड है वो HCl है, तो इसलिए आप HCl पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। देखो हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो एक की बेस है वो 10 ml लिया है आपने, और HCl जो एक एसिड है वो 8 ml लिया है। तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है, यानी कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर लेता है। If we take 20 ml of the same solution of NaOH, यदि हम 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि आप डबल करें, द अमाउंट HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, तो आपको कितना ml HCl लेना पड़ेगा? तो यदि आपने बेस को डबल किया है तो एसिड को भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका जो सही आंसर है वो है 16 ml, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अपाचन को ख़त्म करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इंडाइजेशन जो होती है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, एसिड को उदासीन करने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेस है वो है एंटासिड। एंटासिड ऑप्शन 3 प्रति अम्ल की गोलियां हमें लेनी पड़ेगी जो कि क्षारक है।
क्वेश्चन नंबर 5, ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है तो आपने इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में डालना है और इसको बैलेंस भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो डाइल्यूट मैंने आपको बताया था जहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर मिला होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जब जिंक के साथ अभिक्रिया होती है तो ये भी हमने पढ़ा है कि धातुओं की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखेंगे आप, जिंक बैलेंस्ड है, सल्फेट बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो पहला जो इक्वेशन है आपकी वो बैलेंस्ड है। तो सेकंड देखेंगे आप, HCl है आपके पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिवन। मैग्नीशियम के साथ जब अम्लों की अभिक्रिया होती है तो वो साल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब आप धातुओं के साथ एसिड की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो HCl है वो बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में 2 मॉलिक्यूल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के जो है क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 मॉलिक्यूल है। तो इसलिए आपको 2HCl लगाना पड़ेगा, जबकि मैग्नीशियम आपका बैलेंस्ड है। थर्ड देखेंगे आप, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने H2SO4, उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब आप करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में देखेंगे आप H2SO4, SO4 जो है आपके यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है तो आपको H2SO4 के साथ 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है आपके 6 हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ आपको 3 लगाना पड़ेगा। डी देखेंगे आप, आपके पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो आयरन के साथ जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसमें आप देखेंगे क्लोरीन के साथ 3 एटम है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 HCl लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपके यहाँ पे आपको आयरन जो है वो 2 एटम लगाने पड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप 3 दूनी 6, तो इस HCl के साथ आपको 6 लगाना पड़ेगा HCl के साथ, और राइट हैंड साइड में देखेंगे आप हाइड्रोजन के साथ आपको 3 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आप, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन्स हाइड्रोजन। हमने देखा है कि यौगिक जो है एल्कोहल और ग्लूकोज उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। व्हाट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एन एसिड, परंतु इसकी जो कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं तो हम इसे एसिड नहीं मानते हैं। तो इसके लिए इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा इसके पीछे क्या कारण है। ग्लूकोज और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, परंतु ये अम्लों की श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम रहती है, लेसर अमाउंट में है हाइड्रोजन आयन। दे कैन नॉट आयोनाइज्ड आयन्स इन वाटर, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो वे आयनों को आयोनाइज नहीं कर पाते, आयनों का विघटन नहीं हो पाता है, आयनों को नहीं तोड़ पाते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से आप देखेंगे HCl की जगह यदि आप एल्कोहल और ग्लूकोज लगाएंगे तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। ये एक्टिविटी हमने पहले भी आपके जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें आपने इस एक्टिविटी को देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। आसुत जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि रेन वाटर करता है।
वर्षा का जल घटता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? डिस्टिल्ड वाटर आपको समझना पड़ेगा। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर इज अ वेपराइज्ड वाटर। तो ये बाष्पीकृत जल होता है जिसको आप गर्म करते हैं, उबला हुआ पानी, उसमें से जो आयन है वो निकल जाते हैं। विच हैज़ नो आयन्स, आयन्स इसमें नहीं रहते हैं। विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जब इसमें आयन नहीं होंगे तो वो फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर पाएगा। वेयर जो रेन वाटर है इसमें वाटर की अभिक्रिया जो है एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है। एयर में आपको पता है बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है जो पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इसलिए ये विद्युत को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की अनुपस्थिति में जो एसिड है वो अपना अम्लीय गुण क्यों नहीं दर्शा पाते हैं। एसिड नीड्स वाटर टू फॉर्म इट्स, तो एसिड को जो है अपना आयन दर्शाने के लिए या अपना गुण दर्शाने के लिए, अम्लीयता का जो गुण होता है उनका, उसके लिए आयन फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो ये जो आयन फॉर्म करेगा ये प्रेजेंस ऑफ वाटर आयन फॉर्म होगा। पानी की एब्सेंस में जो है हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हमारे पास 5 सोल्यूशन है ए बी सी डी और ई। तो इसको जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे तो पीएच मान 4, 1, 11, 7 और 9 बनता है। विच सोल्यूशन, न्यूट्रल जो सोल्यूशन है वो हमने डिस्कस किया है। न्यूट्रल जो होगा उसका पीएच मान जो है वो 7 होगा, तो डी में जो है वो न्यूट्रल आएगा, उदासीन आएगा। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली जो एल्कलाइन है यहाँ पे 11 होगा, पीएच वैल्यू जिसकी 11 है वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो होगा वो बी है, पीएच वैल्यू जिसका 1 होगा। वीकली एसिडिक जो होगा उसका पीएच मान जो है वो 4 होगा, और वीकली एल्कलाइन जो है उसका जो पीएच मान है वो 9 होगा, ऑप्शन ई। अब आपने इनको पीएच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन है तो वो है आपका सी, तो सी के बाद आएगा आपका ई 9, इसके बाद आएगा डी 7, फिर आएगा ए 4, फिर आएगा बी 1। इस तरह से आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो टेस्ट ट्यूब ए और बी में आपने मैग्नीशियम रिबन बराबर लेंथ का लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, एक में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और दूसरे में आपने एसिटिक एसिड लिया टेस्ट ट्यूब बी में। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। अब जो एसिड भी आपने लिया है उसका अमाउंट भी सेम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर बिगरसली एंड वाई। तो फिजिंग जो है वो किस में सबसे ज़्यादा होगी और क्यों। तो आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें फिजिंग ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा इवॉल्व होगी या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो अधिक होगा, तो इसलिए फिजिंग विल अकर मोर इन टेस्ट ट्यूब ए वेयर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इन इट। तो दूसरी रिएक्शन में देखेंगे आप टेस्ट ट्यूब बी में मैग्नीशियम की एसिटिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया हुई तो हाइड्रोजन तो इसमें भी निकली, परंतु जो आयंस फॉर्म हुए या हाइड्रोजन जो इसमें बना उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कम थी, इसलिए इसमें फिजिंग नहीं होगी उतनी जितनी टेस्ट ट्यूब ए में हुई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप, फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6। जो ताज़ा दूध है उसका पीएच जो है वो 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न टू कर्ड। यदि इस पीएच ताज़े दूध का दही बन जाती है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दही जो होती है उसमें अम्ल पाया जाता है, तो इसलिए ये डिक्रीज हो जाएगा, पीएच मान जो है वो 6 से कम हो जाएगा क्योंकि ये इसकी दही बन गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वाई। ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसे आपको आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए, क्यों?
क्योंकि हमने देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कि जब पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो जिप्सम बना लेता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉइस्चर कैन अफेक्ट द स्लो गेटिंग ऑफ पीओपी। तो पीओपी के साथ मॉइस्चर जो है वो रिएक्ट कर जाता है बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा और ये यूज़लेस हो जाएगा। तो इसका यही कारण है आर्द्रोदी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए ताकि पीओपी ख़राब ना हो, उसका रिएक्शन वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ ना हो, जिप्सम ना बने। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप, व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, गिव 2 एग्जाम्पल। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 एग्जाम्पल आपने इसके देने हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया चैप्टर के बीच में हमने डिस्कस किया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है a reaction between an acid and a base is giving rise a corresponding salts and water। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, तो वो साल्ट जो फॉर्म करेंगे उसका पीएच मान जो है एग्जैक्ट 7 रहता है। HCl प्लस NaOH जो है ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है, तो इनकी जब आपस में रिएक्शन होती है तो NaCl और H2O ये फॉर्म करेगा। NaCl का जो पीएच मान होगा वो 7 रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होगी तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और वाटर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15, गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। धावन सोडा और खाने के सोडे का के 2 यूज़ आपने बताने हैं, क्या 2 महत्वपूर्ण इसके उपयोग हैं। तो वॉशिंग सोडा जो फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका जो उपयोग है सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका वो क्लीनिंग के लिए इसका होता है, साफ़ सफाई के लिए होता है। क्लोथ्स को, ग्लास को, पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग साफ़ सफाई के तौर पर किया जाता है। दूसरा जो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का उपयोग है वो है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा है जिसको आप खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो इसका जो उपयोग है फॉर मेकिंग ब्रेड केक सॉफ्ट एंड मोर स्पॉन्जी। ब्रेड केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड वन देखेंगे आप, एज अ फायरिंग एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है इसलिए इसका उपयोग जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के तौर पर भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो